आया आया। हाँ देखिए, आ गया, आ गया ना। हाँ 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 ठीक है। ये कुछ व्यवधान हुआ तो अ, मैं ये कह रहा था कि जो बहुत सी कला के बारे में जो रघुवीर सहाय की मुख्य चिंता है कि ये कला जो है, इससे समाज में परिवर्तन नहीं होते। और एक कविता का एक बहुत ही सुंदर अंश मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ कि इसके कई अर्थ इस समय हम हर बड़ी कविता की ये खूबी होती है कि उसे जब आप एक अलग वातावरण में पढ़ रहे होते हैं या वो बार बार प्रासंगिक बनती है और उसके बार बार नए अर्थ खुलते हैं। जैसे एक कविता का ये अंश आप देखें। संस्कृति मंत्री से कहा राजा ने, देखो देखो मंत्री जी, हर एक विधा के भीतर कितने ही प्राचीन कला रूप, क्या तुम्हें ये उपयोगी नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं तुम सैकड़ों कलाकार इसी काम में लगा देते कि वे उनमें से पुराने रूप लेकर नई रचनाएं करें? क्या तुम नहीं समझ पाते कि ये उनको एक अनिश्चित आगामी कल रचने से रोक रखने का सरलतम ढंग है? अब यहां किस तरह राजसत्ताएं कला में हस्तक्षेप करके उसको ऐसे यानी ऐसी कला को रोकने की कोशिश करती हैं जिसमें भविष्य के स्वप्न रचने की क्षमता होती है, उसे किस तरह से बरगलाने का, उसको किस तरह से रोकने का काम सत्ताओं के जो संस्कृति विभाग होते हैं या जो सत्ताओं द्वारा बनाई जा रही संस्कृति है उसमें होता है। इस सांस्कृतिक परिदृश्य में शासक द्वारा पैदा किए जा रहे पुनरुत्थानवाद पर, लोक कला के आडंबर पर और सारे पाखंड पर रघुवीर सहाय की बहुत स्पष्ट नजर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लोग भूल गए हैं को जब आज की तारीख में पढ़ेंगे तो शायद उसके कई दूसरे पाठ हमारे सामने होंगे। रघुवीर सहाय की निगाह हर वक्त, ऐसा बहुत बार लगता है रघुवीर सहाय की कविता को पढ़ते हुए कि वो एक तरह के जो उत्पीड़ित समाज, विक्टिम जो इंडिविजुअल है या जो उत्पीड़ित है व्यक्ति है या उत्पीड़ित समाज है, उस पर अधिक है। उनकी निगाह थोड़े जुझारू या फाइटिंग इंडिविजुअल पे कम जाती है, ऐसा कई बार महसूस होता है। और ऐसी बहुत सी और बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं रघुवीर सहाय की कविता को लेकर। आज की तारीख में उन कविताओं को हम देखेंगे। जैसे बहुत सारी एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि ये भी दिखा कि जनता संगठित होकर आलोचना नहीं कर पा रही। अगर हम इसको आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, रघुवीर सहाय की कविता की यही खूबी है कि वो उसका जो मुख्य एजेंडा है वो कहीं ना कहीं जनतंत्र है। हमारा जनतंत्र में जो क्या हाँ, तो हमारे जनतंत्र में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं या हुए हैं जो 47 से लेके लगातार, उन परिवर्तनों का एक दस्तावेज, उन परिवर्तनों को जानने, उन परिवर्तनों को समझने, उन परिवर्तनों से एक नई समझदारी को पैदा करने के लिए रघुवीर सहाय के पास बार बार जाना आवश्यक होता है। ये ठीक है कि अगर हम उनकी बिल्कुल जो पहला संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, वहाँ ऐसी बहुत सी कविताएं आपको मिलेंगी जो जो एक खास तरह से ज़्यादा उम्मीद और ज़्यादा मुखर आशावाद या ज़्यादा मुखर ढंग से विरोध दिखाती हैं। एक कविता की पंक्तियां हैं कि हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए,
हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो इस तरह का स्वर वहां तो है जो बाद में नहीं है। बाद में कहीं ना कहीं इस जनतंत्र की का एक बड़ा क्रिटिक जैसे मुक्तिबोध अंधेरे में बनाते हैं या और अन्य कविताओं में भी। पर उसी तरह मुक्तिबोध के बाद की जो में आए जो कवि थे, उसमें रघुवीर सहाय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हमारे जनतंत्र का एक बड़ा क्रिटिक तैयार करते हैं। और इस क्रिटिक से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जनतंत्र में किस तरह के बदलाव है। वो 60 के आसपास आते हुए भी, यानी लगभग जब वो आए, वो 60 का दौर था जिसमें नेहरू युग से मोहभंग हो रहा था, लोहिया का उदय हो रहा था और बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। पर उसमें जिस तरह का निषेध का स्वर था कविता में, वैसा निषेध का स्वर रघुवीर सहाय के यहाँ नहीं। रघुवीर सहाय उससे एक भिन्न कवि हैं वहाँ पे भी। इसलिए 60 के दौर की जो टेंडेंसीज हैं, जो एक तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, वो रघुवीर सहाय को बहुत विचलित नहीं करती हैं उनसे, बल्कि उन प्रवृत्तियों को भी वो कहीं ना कहीं विश्लेषित करते हैं या उनको एक तरह का से देखने की कोशिश करते हैं। तो मूलतः कहा जा सकता है कि धूमिल और रघुवीर सहाय और नागार्जुन, यानी नागार्जुन, धूमिल और रघुवीर सहाय, ये तीन ऐसे कवि हैं जो भारतीय जनतंत्र की, यानी एक तो सबसे अधिक राजनीतिक कवि हैं, और ये तीनों कवि ऐसे हैं जिनसे हमारे समाज का में आ रहा बदलाव, हमारे जनतंत्र में आ रहा बदलाव का एक ढांचा तैयार होता है। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीनों बहुत अलग अलग भी हैं और तीनों में कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। यानी अगर रघुवीर सहाय और नागार्जुन में देखें तो बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी लगती हैं जो आसपास, पर तीनों अपने ढंग से इस जनतंत्र में आ रहे बदलावों को देखने की कोशिश करते हैं। कहना ना होगा कि आशा या उम्मीद रघुवीर सहाय की कविता में कुछ कम नजर आ सकती है, पर वस्तुतः आधार जो है उसका ऐसा लग सकता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें निराशा प्रमुख है। लेकिन ये निराशा कुछ समकालीनों से भिन्न है। ये उन समकालीनों की तरह की निराशा नहीं है जो जिन्हें जनतंत्र में लगभग विश्वास जिन्हें खो दिया था, उनसे अलग है। इनमें कुछ नहीं हो सकता वाला निराशावाद नहीं है। इसमें सब कुछ बदला जाना चाहिए लेकिन बदला नहीं जा रहा है वाली निराशा है। एक तो बहुत जरूरी होगा कि रघुवीर सहाय ने बहुत सारे संग्रहों में भूमिकाएं भी लिखी और उसमें बार बार बदलाव की शक्तियों का विश्लेषण बहुत ज़्यादा है कि वो शक्तियाँ किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह वो यानी संघर्ष करते करते अचानक सत्ता के पक्ष में चली जाती हैं। ये भी बहुत, यानी उनके बहुत गंभीर और बहुत बारीक विश्लेषण वहाँ पे दिखाई देते हैं। जिस तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रघुवीर सहाय की कविता को पढ़ते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरे और बहुत संभल कर पढ़ें, क्योंकि उसके जो अंतर्पाठ हैं उनको समझने के लिए, उन पंक्तियों का जो अंतर्पाठ है उसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी निराशा को भी हम समझें कि ये वैसी निराशा नहीं है जैसी उनके और बहुत सारे समकालीनों में दिखाई देती है। इसमें एक बदलाव की इच्छा है, एक सब कुछ को बदल देने की इच्छा भी इसमें है। इसलिए ये निष्क्रियता की ओर नहीं जाती बल्कि एक सक्रियता की और एक ईमानदार सक्रियता की
अपेक्षा करती है। मुझे लगता है कि रघुवीर सहाय की कविता को आज की तारीख में, ख़ास तौर से आज के परिवेश में, उसका पाठ हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी और शायद हमारे वर्तमान के परिदृश्य को समझने के लिए शायद वो एक बहुत ही आवश्यक पाठ होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ रघुवीर सहाय के बारे में। और यूँ उन पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मैंने कहा था कि रघुवीर सहाय की कहानियों पर अलग से बात की जाना चाहिए, रघुवीर सहाय के निबंधों पर अलग से बात की जाना चाहिए। रघुवीर सहाय ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी विधाओं में काम किए हैं, इसलिए उनकी कविताओं पर हम अक्सर बात कर लेते हैं, पर उनकी कहानियों को अक्सर अनदेखा करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और मुझे वो बहुत पसंद भी हैं। तो बहरहाल ये तो एक सिलसिला है और मैं चाहूँगा कि जो जनसुलभ पुस्तकालय है वो किसी अच्छे कहानीकार से ये कोशिश करे कि रघुवीर सहाय की, बल्कि कोई आलोचक जो कहानी का आलोचक हो वो रघुवीर सहाय की कहानियों पर बात करे अलग से, तो शायद कुछ और बातें निकल कर आएंगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।